गाड़ी की डील्स ओनली ऑन पाक व्हील्स। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंच और मैं आज आपके लिए एक अपडेट वीडियो लेके आया हूँ। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पाक व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। पिछले वीक से एक एसआरओ आया था 30 सितंबर को, जिसे लेके काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों में अभाम भी था, लोगों परेशानी का शिकार भी थे और काफ़ी लोगों ने हमसे पूछा। बट मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मैं पहले कोशिश करता हूँ कि उसके ऊपर पूरी रिसर्च करूँ और पहले से पहले की दौड़ में ना पड़ूँ और आपके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ। सो ओवर द वीकेंड मैंने इसके ऊपर काम किया, पढ़ा, इनफैक्ट FBI ने क्लैरिफिकेशन भी दी है, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसआरओ कल्चर की, जिसके मैं हमेशा से बड़ा सख्त खिलाफ हूँ। एसआरओ कल्चर ये है कि आपने लॉ को बेसिकली असेंबली से या लॉ की जो मेकिंग अथॉरिटी है उससे बनवाने के बजाय एक ऊपर से लागू कर दिया और एसआरओ जो है आप लेकर आते हैं और लॉ में अमेंडमेंट कर देते हैं बगैर अप्रूवल फ्रॉम पार्लियामेंट और बगैर अप्रूवल फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव, और आप जो है समझ लें कि एक डिक्टेशन लेकर आते हैं कि हम इसके अंदर ये अमेंडमेंट कर रहे हैं। एसआरओज़ के तहत हमारे मुल्क में अक्सर चीज़ों की पॉलिसीज़ को चेंज किया जाता है। ख़ास तौर पर अगर हम ऑटोज़ की बात करें तो इंपोर्ट पॉलिसी हो, इंपोर्ट का प्रोसीजर हो, उसके प्रोसीजर को मज़ीद रिफ़ाइन करना हो, हमेशा एसआरओज़ का सहारा लिया गया है। इस दफ़ा जो एसआरओ है वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, बिकॉज ये सेल टैक्स के रिलेटेड एसआरओ है और उसमें एम्बिग्यूटी थी। उसके बारे में बात करते हैं तो एसआरओ नंबर 93(1/2020 है, जो कि बेसिकली बात ये करता है और उसके जो वर्डिंग्स हैं वो बड़ी मज़ाक़ा खेज़ हैं कि FBR इज़ प्लीज़ टू अनाउंस। मुझे नहीं समझ आता कि प्लीज़ किस चीज़ पे है। प्लीज़ तो हमेशा उस चीज़ पे किया जाता है कि आप जो हैं अगर किसी को फैसिलिटेट कर रहे हैं तो तब वो टर्म यूज़ की जाती है। खैर, तो मैं आपको इस पे दो हिस्सों में बताऊंगा, बिकॉज इसमें इन्होंने बात की है यूज्ड और न्यू दोनों कार के ट्रेड के बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर कर लेते हैं कि इस एसआरओ में ये लिखा हुआ है कि जो भी बंदा गाड़ियों के ट्रेड से ताल्लुक़ रखता है, मतलब शोरूम जो फील्ड से ताल्लुक़ रखता है, ये एसआरओ या जो आपका सेल टैक्स है, जो भी इसके बारे में आगे बात होगी वो उसके लिए है। सो एक इंडिविजुअल है, मैं हूँ, फरहान साहब हैं, आप हैं, कोई भी एक दूसरे को गाड़ी आपस में ले रहा है या बेच रहा है, उसमें ये कहीं भी सेल टैक्स जो है इसका अमल दखल नहीं होगा। अब आ जाते हैं कारोबारी लोगों के ऊपर कि सेल टैक्स के अंदर किस तरह वो नेट के अंदर लोगों को लेकर आ रहे हैं और क्या उसका प्रोसीजर होगा। सो मैं आपको बता रहा हूँ फिर दो किस्म के तरीके हैं, एक इम्पोर्टेड कार है, एक लोकल कार है। पहले हम इंपोर्टेड और लोकल दोनों को अलग-अलग कर लेते हैं और उन दोनों के अंदर भी यूज्ड और न्यू का जिक्र कर लेते हैं। सो एसआरओ ये कहता है, बेसिकली एसआरओ की रूल ये है, वो ये कहते हैं कि जी आपने, अगर हम 0 मीटर गाड़ी की बात करें लोकल की, तो 0 मीटर गाड़ी निकली कंपनी से, लेट्स से वो 40 लाख रुपए की गाड़ी थी, उसके अंदर 17% GST शामिल था, ठीक है। अब वो गाड़ी 40 के बाद फिर पाकिस्तान में इन्वॉइस बढ़ती जाती है और आगे अगर साल 1.5 साल के हम पीछे भी देखें तो पहले गाड़ी जो 30 लाख की अब वो 40 लाख की है। तो जिस शख्स ने वो 30 लाख की गाड़ी ली थी, अगर वो इंडिविजुअली 40 लाख की बेच रहा है तो उसके ऊपर कोई वो जो है रिप्रिकॉशन नहीं है। बट अगर एक शोरूम वो गाड़ी बेच रहा है तो कानून के मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि जो GST गया था वो 30 लाख के ऊपर गया था और जो गैप है उसके ऊपर आपको GST जमा कराना है। सो हम एक्सप्लेन ये कर लेते हैं कि एक आदमी है, उसने गाड़ी 30 लाख की ली, 1 साल चलाई और साल के बाद वो शोरूम वाले को 36 लाख रुपए की बेच देता है। सो 36 लाख रुपए शोरूम वाले की खरीद होगी और वो 40 की बेचता है। सो ये 4 लाख जो एडिशनल है, इसके ऊपर उसने GST जमा कराना है 17%। अगर वो गाड़ी बेच रहा है फाइलर को, अगर नॉन फाइलर को बेच रहा है तो फिर एडिशनल 3%। अब ये एक ऐसा टैक्स है जो कि अगर देखा जाए कानूनी तौर पे तो वो ऐसे कह रहे हैं कि जो डीलर है वो विद होल्डिंग टैक्स एजेंट है। अगर आप खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट पे तो उसके ऊपर आप एक 17% GST देते हैं जो कि खाने वाला पे करता है, और जो रेस्टोरेंट का ओनर है उसने खाली विद होल्डिंग टैक्स एजेंट की तरह वो टैक्स जाके सरकार को जमा कराना है। इसी तरह वो ये कह रहे हैं कि जो ट्रेड वाले लोग हैं उनके ऊपर हमने कोई बोझ नहीं डाला, वो ये 17% चार्ज करेंगे कंज्यूमर को अगर वो फाइलर है और 20% करेंगे नॉन फाइलर को और सरकार में जमा करा देंगे। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि इसका मकसद क्या है। एक हमारे मुल्क में अगर सबसे पहले देखा जाए तो कारोबार जो है पहले ही परेशानी का शिकार हैं, अबतरी का शिकार हैं। शोरूम्स जो हैं उनको भी अगर हम देख लें, गाड़ियों की ट्रेड बिकॉज डॉलर की वजह से आपकी जो लोकल गाड़ी है वो हर अगले दिन महंगी होती जा रही है। और रियल टर्म में अगर देखें, अगर एक गाड़ी 30 की थी वो 36 की हो गई तो ये नहीं हुआ कि उस पर कोई गेन हुआ, बल्कि अगर आप उसको डॉलर टर्म में देखें तो उस बंदे को नुकसान हुआ होता है। खैर, टैक्स के अंदर वो उसको डॉलर गेन को नहीं काउंट करते, वो कहते हैं जी हमने इसको पाक रुपीज़ में ही देखना है। लोकल गाड़ी में जो GST है वो 17% है और उसको एज अ कंज्यूमेबल आइटम समझा जाता था। मतलब 490 और 647 जो उसके सेल टैक्स के दफात थे उसके मुताबिक उसके अंदर जो टैक्स आ गया है वो कंज्यूमेबल आइटम है और उसके बाद दोबारा कभी बात नहीं होती थी। बट अब एक तरफ से एक नया वो आया रुझान, या वही कहता है कि जी FATF की जो शर्त है उसको पूरा करने के लिए, जिसके लिए भी है कहा यह जा रहा है कि जी अब यूज़ कार डीलर जो है वो इस गेन के ऊपर, जो वो अगर गाड़ी लेट से 20 लाख रुपए की लेता है और 22 की बेचता है, 2 लाख रुपए का गेन है, उस गेन के ऊपर वो सेल टैक्स जमा कराएगा 17%। और उसके अंदर वो ये बेसिकली उसके लिए जो टर्म यूज़ की जा रही है वो ये कह रहे हैं जी वैल्यू एडिशन है, बट उसके अंदर वो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता।
वो भी मेरे ख्याल से एक ज़्यादती है। अगर आप एक बंदे से उसको 2 लाख के गेन पे टैक्स ले रहे हैं और अगर उसने 2 लाख वैल्यू एडिशन के लिए उसमें अगर गाड़ी में कोई सामान लगाया, लेट्स से 1 लाख रुपए की उसने टायर डाले हैं, बैटरी डाली है, उसके अंदर वो ऑलरेडी जीएसटी पे करके आया हुआ है, बट आप उसको वो ये इनपुट टैक्स क्लेम करने नहीं दे रहे। पहली बात ये तो मैं आपको बता रहा हूँ अगर हम लॉ के रूल से चलें। बट अगर हम देखे जाएँ मार्केट में 0 मीटर गाड़ी जो ऑन पे बिकती है और कई सालों से बिकती आ रही है, बट उसमें इशू ये है कि 40 लाख की गाड़ी 42 की बिकती है, 2 लाख रुपए कैश में आता है, बाकी जो है आपका ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होती है, तो आप उसको कैसे पकड़ेंगे? इसी तरह अगर ये भी फॉर्मूला आप लगा लेते हैं तो आप कैसे ये सर्टेन करेंगे कि वो गाड़ी उसने कितने की खरीदी थी, वो गाड़ी उसने कितने की बेची है? एंड उसमें बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है और हमने हमेशा ये पढ़ा है कि कोई भी ऐसा टैक्स जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बहुत ज़्यादा वो अच्छा टैक्स नहीं होता। आपने पेट्रोल पे टैक्स लगाया वो अनजस्ट हो सकता है, लेकिन उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट 0 है। हर लीटर पेट्रोल में हर बंदे ने इक्वल टैक्स देना है। आपको लोगों के मोटरसाइकिल की टैंकियाँ खोल के उनकी गाड़ियों के टैंक में पेट्रोल गिन के टैक्स नहीं लेना। बट इस केस में आप हर इंडिविजुअल, हर दुकानदार, हर ट्रेडर से पूछ रहे हैं कि भाई तुमने कितने की ली, कितने की बेची, जब ली थी तो कितने की थी, बेची कितने की थी, फिर उसको आपको कह रहे हैं कि जी सब कुछ बैंकिंग ट्रांजेक्शन के थ्रू हो और उसके ऊपर वो जीएसटी जमा कराए। और सिर्फ ये नहीं है, जो कारोबारी अफराद हैं वो साल में अगर लेट्स से 10 गाड़ियों का जीएसटी जमा करा रहे हैं तो उन 10 गाड़ियों पर उन्होंने जो कमीशन कमाया था उसके ऊपर इनकम टैक्स अलग है। सो ये टैक्स किसी भी तरीके से डीलर की जो इनकम है उसका टैक्स नहीं है, इसको कंफ्यूज ना करें अगर कोई भी कर रहा है। अब इससे होगा क्या? अगर तो ये इंप्लीमेंट हो जाता है, मेरे ख्याल से तो इंप्लीमेंट हो नहीं सकता, बिकॉज इसके रन अराउंड इतने हैं कि आप उसकी बहुत सी इटरेशन निकाल सकते हैं कि जी वो कैश और हाँ, अगर आप प्रॉपर्टी में भी देख लें तो ये होता है डीसी वैल्यू लहदा है, ट्रांजेक्शन वैल्यू लहदा होती है। इसी तरह गाड़ियों में भी ये शुरू हो जाएगा। होगा ये कि ब्लैक मनी की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाएगी, कैश की डीलें ज़्यादा हो जाएंगी, मार्केट में फ्रॉड और जिसे आप कहते हैं ना कि जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ जाएंगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो इफेक्ट हो सकता है अगर ये वाकई अगर इंप्लीमेंट हो जाता है तो गाड़ियां अगर आप लोगों के लिए पहले लोग चीखें मार रहे हैं कि ये गाड़ी महंगी होती जा रही है, आप उसको मजीद महंगा कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसके पॉलिसी का एम ये है कि जो एक कंज्यूमर सरप्लस है या एक्स्ट्रा अमाउंट कोई बना रहा है तो उसके ऊपर से भी टैक्स कलेक्ट किया जाए, ना कि ये कि यूज़र के लिए गाड़ी को सस्ता किया जाए। सो इन एसेंस होगा ये कि यूज़ गाड़ी जो भी ट्रेड में आ रही है डीलर के थ्रू वो 17 से 20% महंगी हो जाएगी और आम यूज़र जो है वो फिर भी नुकसान में रहेगा। तो ये अगर हमने जिसने भी एसआरओ पढ़ा समेत मेरे उस पहले एसआरओ की ट्रांसलेशन ये थी और इसीलिए पूरे वीकेंड पे आपने मीडिया पे न्यूज़ देखी होंगी कि जी गाड़ियों की ट्रेड के ऊपर जो है वो टैक्स लग गया। लोगों को एम्बिग्युइटी थी ट्रेड पे लगा कि इंडिविजुअल पे लगा, तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल पे नहीं है, ट्रेड के ऊपर है। अब हम बात कर लेते हैं कि एक और न्यूज़ कल से या आज सुबह से आ रही है कि नहीं जी वो नहीं लगा और वो टैक्स वापस हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई टैक्स वापस नहीं हुआ। एफबीआर ने एक ट्वीट की है जिसके अंदर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है जो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि एफबीआर हैज इशूड अ क्लैरिफिकेशन ऑन न्यूज़ अपीयरिंग इन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिगार्डिंग लिविंग ऑफ 17% सेल टैक्स ऑन रीसेल ऑफ यूज्ड एंड रीफर्बिश्ड व्हीकल्स। सो उन्होंने क्लियरली लिखा है कि वो क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं उस टैक्स के ऊपर जो कि यूज्ड और रीफर्बिश्ड व्हीकल्स पे लगा। अब वो न्यू भी हो सकती है, यूज्ड भी हो सकती है, रीफर्बिश्ड भी हो सकती है। मैंने आपको बताया कि आगे वो जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो भी आपको पढ़ के सुना सकता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि पॉइंट है क्या। एफबीआर हैज क्लैरिफाइड द एग्जिस्टिंग लॉ चार्ज सेल टैक्स ऑन फुल सेल्स वैल्यू व्हिच वाज हार्श एंड एक्सेसिव ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिटी हु आर एंगेज्ड इन सच बिजनेसेस एंड आफ्टर सीकिंग सपोर्ट ऑफ मेजर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ द कंट्री अ क्लॉज वाज एडेड इन फाइनेंस टू प्रोवाइड अ रिलीफ टू encourage refurbishing of second-hand vehicles. The relief is available to only registered person in sale tax and is restricted 17% original edition made by such players. No unregistered person can deduct or demand such sale tax from buyer. It is further clarified that only rules have been finalized now. So इसमें वो बेसिकली एक अजीब सी बात है, एक मजीद कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी गई। पहले वो ये कह रहे हैं कि जी हम एक गलतफहमी को क्लियर कर दें कि ये जो टैक्स है अगर उसकी ट्रांसलेशन में किसी को गलतफहमी हो रही है तो ये टैक्स इसलिए लगाया गया है कि जो इस ट्रेड से वाबस्ता लोग हैं उनको लगता था कि उनके ऊपर जो एग्जिस्टिंग टैक्स है वो बहुत अनजस्ट है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो अगर हम यूज्ड कार ट्रेड की बात करते तो यूज्ड कार डीलर के ऊपर पहले कोई जीएसटी नहीं था। सो वो तो जाके गवर्नमेंट से ये नहीं कह सकते कि हमारा टैक्स अनजस्ट है। अब ये किसकी बात हो रही है, किसके ऊपर जो टैक्स था जो अनजस्ट था? वो जो 0 मीटर गाड़ी इंपोर्ट होती है पाकिस्तान में जिसको सीबीयू यूनिट बोलते हैं, जैसे टोयोटा है, होंडा है, अगर वो इंपोर्टेंट वेरिएंट मंगाते हैं, ऑडी है, मर्सिडीज़ है, पोर्शे है, ये जितनी गाड़ियाँ 0 मीटर जब आती हैं तो इन गाड़ियों की एक एंट्री फाइल की जाती है जिसको जीडी बोलते हैं। जब जीडी फाइल होती है उसके ऊपर आपकी ड्यूटी आती है कस्टम, सेल टैक्स और इनकम टैक्स। तो उस मौके पे एक सेल टैक्स दिया जाता है जो गाड़ी की वैल्यूएशन के मुताबिक होता है। अब जब वो गाड़ी बेचते हैं, लेट्स से अगर कोई गाड़ी है वो 1 करोड़ रुपए की बिकती है, किसी भी डीलरशिप से बिकती है जो 0 मीटर गाड़ी काम करते हैं उनसे, तो उसके ऊपर उसकी जो इनवॉइस होगी उस पर 1 करोड़ रुपए प्राइस होगी, फिर उसके ऊपर 17% जीएसटी होगा और वो 1 करोड़ 17 लाख रुपए की जो है कंज्यूमर को मिल जाएगी।
जो मुझे नज़र आता है कि जी उसमें डबल टैक्सेशन कहाँ थी, या जो पूरी अमाउंट के ऊपर जो सेल टैक्स पड़ रहा था वो ऐसे था कि जब आपने गाड़ी इंपोर्ट की थी तो आप उसमें भी कुछ पोर्शन जो है उसकी वैल्यू का उस पर सेल टैक्स देकर आए हुए थे। आइडली होना क्या चाहिए कि 1 करोड़ और जो आपने ड्यूटी वैल्यू का डिफरेंस था, यानी 50 लाख पे तो आप सेल टैक्स दिए आए थे और बाकी जो 50 लाख पे एडिशनल सेल टैक्स है वो दें। बट अभी ये हो रहा था कि आपको टोटल 1 करोड़ रुपए के ऊपर टैक्स देना पड़ा था। तो वो यस, ये एक सीन हो सकता है कि जिन्होंने कहा ये बड़ा अनजस्ट है, आप पूरी अमाउंट के ऊपर सेल टैक्स ले रहे हैं और सिर्फ रिलीफ उन्हीं को मिल सकता है इस सेंस में कि अगर 0 मीटर गाड़ी पे वो पहले दे आए हैं कुछ पोर्शन पे, तो बाद में है वो डिफरेंस पे देंगे। उसके अलावा मुझे यहाँ पे इसकी जो वर्डिंग है उसकी कोई सेंस समझ नहीं आ रही, बिकॉज रिफर्बिश गाड़ी तो पाकिस्तान में इंपोर्ट अलाउड नहीं है। कमर्शियल इंपोर्ट ऑफ यूज कार पाकिस्तान में अलाउड नहीं है। मैंने पहले भी लास्ट वीकली में एक्सप्लेन किया था कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी यूज गाड़ी आती है वो 3 स्कीमों के तहत आती है, या तो गिफ्ट या ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस या पर्सनल बैगेज। इन तीनों केसेस में कोई भी कमर्शियल इंपोर्ट नहीं करा, कोई जो गाड़ी का शोरूम वाला है या कोई इदारा उस गाड़ी की इंपोर्ट में इन्वॉल्व नहीं है, तो ना उसके रिफर्बिश से कोई ताल्लुक है ना वैल्यू एडिशन से कोई ताल्लुक है। वो एक इंडिविजुअल है, वो गाड़ी पाकिस्तान में अपने फैमिली को गिफ्ट कर रहा है, मंगाता है, अपने साथ लेकर आता है। अगर वो ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस का केस है या बैगेज स्कीम में या गिफ्ट में अपनी फैमिली को गिफ्ट कर रहा है, वो उनकी मर्जी है, वो उस गाड़ी को पर्सनली यूज़ करें, मार्केट में बेच दें, जो मर्जी करें। तो इंडिविजुअल के ऊपर तो अभी भी कोई सेल टैक्स नहीं है और सेल टैक्स वो उसके अंदर इंपोर्ट में ऑलरेडी देकर आए हैं। जहाँ तक ताल्लुक है नई गाड़ी का, मैंने आपको बता दिया कि उसके अंदर समझ आती है कि एडिशनल सेल टैक्स चार्ज हुआ था। अब इस सारी चीज़ से मुझे समझ ये आती है कि एक कन्फ्यूजन क्रिएट की गई है और मार्केट में हमेशा मैं बात करता हूँ बिजनेस इसके लिए ज़रूरी होती है कि एक स्टेबल प्लेइंग फील्ड हो, हर रोज़ जो गेम के रूल चेंज ना हो। अब पिछले 1 हफ्ते से एम्बिग्यूटी चल रही है, एक प्राइवेट बंदा देगा, एक शोरूम वाला देगा, नई गाड़ी पे देगा, यूज़ पे देगा, कैसे आप असर्टन करेंगे। एक शोरूम वाले ने गाड़ी कितने में ख़रीदी थी, अगर लेट्स से लॉन्च प्राइस गाड़ी की 20 लाख थी और आपका एम ये कि एडिशनल सारा गेन करना है, अगर उसने किसी इंडिविजुअल 26 लाख की खरीद लिया है और वो 30 की बेचता है तो वो सिर्फ 4 लाख के ऊपर गैप देगा, तो बाकी 6 लाख का सेल टैक्स एडिशनल कहाँ से लेकर आएंगे आप? कैसे प्रूव करेंगे कि उसने 20 की ली थी, 18 की ली थी या 20 की बेची है? सो ये बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल है लकूनाज हैं इस लॉ के अंदर और इसके अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं ना फाइन ट्यून की ज़रूरत है। इन शॉर्ट मुझे ये लगता है, अगर मैं देखूं कि इन ऑल इफ सैनिटी प्रिवेल्स, तो होना सिर्फ ये चाहिए कि जो वही बात है, अगर वो रिलीफ की बात करें तो रिलीफ सिर्फ एक सेक्टर को मिल सकता है जो कि 0 मीटर गाड़ी इंपोर्ट करता है और उसको आप डबल टैक्सेशन कर रहे हैं। जब एक दफ़ा वो इंपोर्ट कर रहा है तब भी आप सेल टैक्स ले रहे हैं, जब वो सेल कर रहा है तब भी आप उससे सेल टैक्स ले रहे हैं। इसके अलावा ना तो यूज़ गाड़ी कोई पाकिस्तान में रेगुलर इंपोर्ट अलाउड है, ना कमर्शियल इंपोर्ट अलाउड है। अगर आप एम ये इस बात को कर रहे हैं कि जिसने इंपोर्ट की है जब वो बेचेगा तो इंपोर्ट प्राइस से जब एडिशनल प्राइस पे बेचेगा तो आप कैसे एस्टैब्लिश करेंगे उसको, पहली बात। और इंडिविजुअल के ऊपर तो ये टैक्स वैसे भी नहीं है। और आप अगर ये ज्यूम करें कि पाकिस्तान में जितनी गाड़ी बिकती है वो सारी डीलर्स के थ्रू बिकती है तो वो भी गलत है। सो एट द एंड होगा ये कि जो मुझे सैनिटी अगर प्रिवेल करे तो मुझे ये समझ आता है कि जो यूज़ गाड़ी इंपोर्ट होती थी 0 मीटर, उसके ऊपर आप इंपोर्ट के ऊपर सेल टैक्स दे के आते थे और जब वो गाड़ी सेल होती थी तो आप पूरी अमाउंट पे देते थे, जबकि आपको खाली डिफरेंशियल ऑफ द इंपोर्ट प्राइस और जो उसकी सेलिंग प्राइस है उसके ऊपर जो एडिशनल जीएसटी है वो जमा कराना चाहिए। तो अगर वो हो जाता है तो वाकई रिलीफ मिलेगा। उसके अलावा किसी को रिलीफ मिलने का सवाल पैदा नहीं होता, ना ही कोई उनके पास गया है जाके कि हमारा, क्योंकि बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि एग्जिस्टिंग सेल टैक्स जो है वो अनजस्ट था। तो यूज़ गाड़ी के ऊपर तो एग्जिस्टिंग सेल टैक्स था ही नहीं, तो ना ही कोई सवाल पैदा होता है कि वो आपसे रिलीफ मांगने गए, ना ही कोई ज़रूरत मेरा ख्याल है इस चीज़ की है कि आप उनसे सेल टैक्स चार्ज करें। बट अगेन इस लॉ के अंदर काफ़ी लकूनाज हैं और मेरे ख्याल से इसको काफ़ी फाइन ट्यून करना पड़ेगा। इन एसेंस होता ये कि जितनी देर तक ये क्लैरिटी नहीं आएगी, मार्केट में एक अजीब बहाम का शिकार रहेगा। जो सेलर है वो भी परेशान रहेगा, बायर भी परेशान रहेगा, मार्केट की जो ट्रेड है वो भी डिस्टर्ब होगी। ऑलरेडी जो एक तबका बिल्कुल पिसा हुआ है जो कि कार डीलर्स का है, जो कि काफ़ी अर्से से चीखें मार रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो उनका कारोबार है बड़ी जुबूहाली का शिकार है, वो और मजीद परेशानी का शिकार हो जाएंगे और ओवरऑल ट्रेड के लिए बहुत बुरा है। थ्रू आउट ये मैं हमेशा बात करके आता हूँ कि जो हमारा एसआरओ कल्चर है ये सारा इसीलिए बुरा है कि आप एक स्टैट्यूटरी ऑर्डर लेकर आ जाते हैं और किसी के ऊपर इम्पोज कर देते हैं। लॉ मेकिंग जो है उसका सिंपल फॉर्मूला ये है कि जो सिटीजन ने अपने रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में भेजें, आप उनके थ्रू लॉ लाएं, लॉ पास हो, वो अपने अवाम को जवाब दें। अगर अवाम की पल्स के ऊपर उनका हाथ नहीं होगा तो अगेंस्ट अवाम उनको बता देंगे कि आप गलत फैसला ले रहे हैं। अगर वो अवाम की पल्स के साथ आ रहे होंगे तो फिर अवाम उनके साथ खड़ी होगी। बट ऐसे ओवरनाइट चीज़ें बना देना बगैर उनके मुहर्रकात को देखे हुए अजीब सी चीज़ है। इन एसेंस अगर मैं रिजल्ट बात करूँ और शॉर्ट समरी आपको बताने की कोशिश करूँ तो मेरे मुताबिक ये इंडिविजुअल के ऊपर टैक्स नहीं है। ये टैक्स सिर्फ ट्रेड वालों पे लगाए जो गाड़ियां बेचने लेने का कारोबार करते हैं। उन्होंने भी अपनी जेब से नहीं देना, जो उन्होंने एडिशनल वैल्यू ऐड की है गाड़ी पे। लेट्स से अगर वो कहते हैं कि हमने एक इनवॉइस प्राइस के ऊपर, अगर उन्होंने इनवॉइस प्राइस से नीचे ली है, एक गाड़ी 40 लाख की आई थी और वो 32 की लेके 34 की बेच रहे हैं, 36 की बेच रहे हैं, 40 की बेच रहे हैं, तब तो उन्होंने कोई टैक्स नहीं देना। अगर उन्होंने गाड़ी इनवॉइस प्राइस से ऊपर बेची, अगर वो लोकल गाड़ी की बात करें, सो वो केस हो गया, यानी ऑन वाला बात हो गया। या अगर आप कई सालों बाद बेचते हैं, अगर आज हम
6-7 की सिटी लें तो 6-7 लाख रुपए 8 लाख रुपए की इनवॉइस थी वो 12 लाख रुपए की बिक रही है, तो उस केस में भी उनको इनवॉइस प्राइस नहीं बल्कि जो उन्होंने बाई खरीदी है गाड़ी और जो परचेज प्राइस है उसके डिफरेंस के ऊपर जो है सेल टैक्स देना पड़ेगा खाली ट्रेडर को। उसके जो है मैं यही बता रहा था कि उसके मुहर्रकात अलहदा है कि कोई उसको सेल को शो करेगा नहीं करेगा, बट कानून ये कहता है कि जो कार डीलर है उसने कंज्यूमर से लेके सरकार को जमा कराना है, और कार डीलर का जो रोल है वो तकरीबन एक विद होल्डिंग टैक्स का होगा। उससे होगा ये कि गाड़ी आम आदमी के लिए महंगी हो जाएगी अगर वो डीलरशिप से लेके जा रहा है, अगर वो एक किसी इंडिविजुअल से ले रहा है तो सस्ती मिलेगी। तो इस तरह डीलरशिप का कारोबार जो है वो इफेक्ट होगा। मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज़ की कोई ज़रूरत है, बिकॉज आप किसी एक चीज़ को किसी एक लेवल तक टैक्स कर सकते हैं। एक कंज्यूमेबल आइटम है, आपने उस पर एक दफ़ा जीएसटी ले ली, बात खत्म होगी। और दिस इज़ हाउ इट हैज़ बीन ट्रीटेड ओवर ईयर्स। एकदम 2020 में आके कोई ख़ास चीज़ आई है जिसमें आपने गाड़ियों की वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगाना है। अगर मकसद ये है कि आपने ऑन को ख़त्म करना है, लोगों के लिए गाड़ी सस्ती करनी है, तो मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं इस एसआरओ से इन दोनों में से कोई भी मकसद हासिल नहीं होगा। ना गाड़ियों का ऑन ख़त्म होगा और ना ही गाड़ियों की प्राइस सस्ती होगी। ऑन का कारोबार पहले भी जो है डॉक्यूमेंटेड नहीं है, वो सिर्फ कैश में ऑन लेते हैं, बाकी गाड़ी की इनवॉइस प्राइस लेते हैं। तो आप कभी प्रूव नहीं कर सकते कि उसके अंदर कोई जीएसटी एडिशनल लेने को है। और अगर आप डीलर्स को कहेंगे जी वो जीएसटी कंज्यूमर से लेके थे, तो अगेन कंज्यूमर के लिए गाड़ी महंगी होगी। सो मेरे ख्याल से ये थी अभी तक की अपडेट। इस लॉ के अंदर काफ़ी लकूनाज हैं, अगर इसमें कोई चीज़ हल होती है, मजीद कोई एक्सप्लेनेशन आती है, तो हम आपके लिए ज़रूर इस पर अपडेट लेके आएंगे। इस लॉ से रिलेटेड फिर अगर आपको कोई एम्बिग्यूटी है तो आप इस वीडियो के नीचे अपने सवाल जो है वो लिख सकते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस वीकली में उनको मजीद एड्रेस करें। ये थी आज की वीडियो। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदों नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। गाड़ी की डील्स only on Park Wheels।